हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जो है वो आपका साउथ में पड़ता है। ये पार्ट है इंडिया का, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। इसमें एक चीज़ ये बताई थी कि जो वेस्टर्न घाट है ये तो बिल्कुल कंटिन्यूस है, लेकिन ये कटा फटा है ऐसे, मतलब बीच बीच में इनके समतल मैदान है। लेकिन यहाँ जो है ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और दर्रों से पास किया जाता है। दर्रे हैं बहुत सारे इनके बीच में। तो पढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है, इसीलिए नदियों का जो फ्लो है भारत में वो ज़्यादातर किस तरफ है, यहाँ इस तरफ है। यहाँ तो नर्मदा और ताप्ती दो ही नदी बहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊंचाई की वजह से नदियों का फ्लो इधर है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इससे ऊंचाई ज़्यादा है। देयर एवरेज एलिवेशंस इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। सीधी सी बात है कि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई 900 से 1600 किलोमीटर तक है, मीटर है ऊंची, और ईस्टर्न घाट की 600। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। अब जो ईस्टर्न घाट है, ये ध्यान रखना, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न घाट है। ये नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती इधर बहती हैं। महानदी बहती है यहाँ। महानदी की जो वैली है घाटी, उससे लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, ये नीचे नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में फैली हुई। ओके, इन द साउथ द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू and irregular and dissect by the river drainage into the Bay of Bengal। जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूट, मैंने बताया था ना, ऐसे 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 हैं, और बहुत सारी नदियाँ इसके अंदर बहती हैं। इरेगुलर है, मतलब कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं मैदान है, इस तरह से हैं। और द वेस्टर्न घाट काज Orographic rains by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope in the Ghats। और जैसे आपकी पता है आपको, यहाँ से जो हवाएं हैं, रेन की जो मॉइस्चर होती है, हवाएं लेकर जाती हैं, वो यहाँ इन जो है तटों पर बारिश करके फिर आगे बढ़ जाती है। जो ये इलाका है ना तमिलनाडु का, ये सूखा रह जाता है। इस पे आती हुई जो मानसून पवनें हैं वो बारिश करती हैं। तो वेस्टर्न घाट को ज़्यादा बरसात मिलती है ईस्टर्न घाट की बजाय। ओके, मोइस्ट टू रेज द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ईस्टर्न घाट को ज़्यादा रेन मिलती है वेस्टर्न घाट से, इधर टकराती हैं। यहाँ म्यांमार की पहाड़ियाँ हैं, इधर गारो और खासी की पहाड़ियाँ, आपको पता है। मानिशराम जो है वो असम का, वो सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। तो मानसूनी पवनें ईस्ट की तरफ बढ़ के फिर वेस्ट की तरफ मुड़ती हैं। ये हम जलवायु वाले चैप्टर में कभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है द वेस्टर्न घाट्स काज ऑर्गेफिक रेन, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। वेस्टर्न घाट को डिफरेंट लोकल नेम से जाना जाता है। जैसे लोकल नेम का मतलब होता है वहाँ के लोग रख देते हैं। द हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जैसे नॉर्थ से आप साउथ की तरफ जाते हो, इस तरफ आते हो, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ कम थी तो यहाँ आके ज़्यादा हो जाती है। द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द, और सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। एंड द डोडा बेटा इसके बाद है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है।
महेंद्रगिरी जो है वो 1501 मीटर है, जो हाईएस्ट पीक है। देखो इस घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी है, और इस घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। ईस्टर्न घाट, सोवरे हिल्स एंड जावादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द, और सबसे ज़्यादा सिवरोए हिल्स एंड जवादी हिल, इसका मतलब ये सबसे साउथ ईस्ट पार्ट में है। यहाँ साउथ ईस्ट पार्ट तो यही हो गया ना, ठीक है। उसके बाद है ईस्टर्न घाट, लोकेट द फेमस हिल स्टेशन। ईस्टर्न घाट में बहुत सारे हिल स्टेशन है ऑफ द उडामगडम, पॉपुलरली नॉन, इसको ऊटी कहते हैं। ऊटी नाम सुना होगा ना, ऊटी, उरी भी कहते हैं, ऊटी भी कहती है। एक कड़ाई कलम में है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सोयल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रैप। सबसे इसकी ये खास बात है कि ये जो पेनिसुलर प्लेटू है, ये जिसे डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, ये वल्केनोज से बना हुआ है। वल्केनोज का मतलब ज्वालामुखी के फटने से जो लावा ठंडा हुआ उससे बना है। और जो इग्नियस रॉक बनी ज्वालामुखी के फटने के बाद, जैसे जमीन से ज्वालामुखी फटते हैं तो लावा जमा होता है। लावा जमा होने के बाद इग्नियस सैलों का निर्माण होता है। अग्न्य सैलें इसे हिंदी में बोलते हैं। उन अग्न्य सैलों के टूटने के कारण जो मिट्टी बनती है उसे ब्लैक सोइल कहते हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। और इस तरह से ये मैंने बता दिया आपको, रॉक्स टूटती रहती हैं और टूटने से जो सोयल बनती है, क्योंकि आपको पता है जो सोयल है वो हमेशा रॉक के टूटने से ही बनती है, वो ब्लैक सोयल बन जाती है। द अरावली हिल्स लाई इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यूज। अरावली जो कुछ हिस्सा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में होता है, ये पार्ट, ये हिस्सा है नॉर्थ में, ये इस तरह की लोकेशन है इसकी अरावली की, वो पेनिसुलर के नॉर्थ में है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। इरोडेड का मतलब होता है ये टूटती रहती हैं, नदियां इन्हें बहाकर ले जाती हैं। एंड आर फाउंड एंड ब्रोकन हिल्स, और इससे भी टूटी हुई चट्टानें, जैसे अगर आप राजस्थान वगैरह में जाओगे तो इस तरह की हिल आपको दिखाई देंगी। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैंने बताया ना, ये इधर से चलती हैं, इधर माउंट आबू इसके सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, देखो मैं एक आपको हल्का सा वो दे देती हूँ, यहाँ हमारा राजस्थान आ जाता है, और ये जो पार्ट है यहाँ से अरावलीज गुजरती है, तो यहाँ जो है वो राजस्थान का पार्ट आ जाता है। और राजस्थान में आपको पता है डेजर्ट्स हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स मैंने बड़े बड़े रेत के टीले, ऐसे जब हवा चलती है तो इन रेत के टीलों को उड़ा लेती है, तो ये ऐसे भी बन जाते हैं कई बार, ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। चंद्राकार के सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। आप सर्च करोगे तो सैंड ड्यून्स आपको दिखाई देंगे। सैंड ड्यून्स, मिट्टी के रेत के टीले जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दिस रीजन रिकवर वेरी लो रेनफॉल। इसमें रेनफॉल बहुत कम होता है, 150 मिलीमीटर पर ईयर। लेकिन सबसे लो रेनफॉर्म हमारा जो है रेनफॉल वो लेह लद्दाख में होता है, वो 50 से भी मिलीमीटर कम हो जाता है। इट हैज़ अरिड क्लाइमेट। अरिड होता है शुष्क, जिसमें नमी कम होती है। एंड लो वेजिटेशन बहुत कम है, मतलब वनस्पति कम है। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और रेनी जब बरसात होती है तो वहाँ झरने बहते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर्ड इनटू द सैंड एंड दे डू नॉट इनफ वाटर टू रीच दिस सी। और क्या होता है, जैसे ही बारिश रुकती है तो ये रेत में ही कहीं खो जाते हैं, और जो सी है उसमें ये झरने नहीं पहुंच पाते। जैसे कई बार हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है जो सरस्वती रिवर है वो भी डेजर्ट में खो गई है। इसी तरह लूनी एक रिवर है जो राजस्थान से होकर गुजरात में डेजर्ट में कहीं खो जाती है, ठीक है। उसके बाद है
मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, और ये इलाका जो है आपको पता ही है, इधर हमारे यहाँ पाकिस्तान है, और जो लूनी रिवर इधर ही बहती है, ये पाकिस्तान का इलाका है, जैसलमेर का। यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान का जो निकटतम स्थान है पाकिस्तान से वो जैसलमेर है। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे सी द ग्रुप ऑफ ब्रांचेस, और इस तरह जैसलमेर जाओगे तो आप बहुत सारी जो लूनी रिवर की ब्रांचेस हैं, मतलब ब्रांचेस का मतलब जैसे एक पानी था उसके आगे सैंड आ गया, तो इस तरह से ब्रांचेस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर आप जैसलमेर कभी जाओगे तो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर बहुत सारे कुएं भी आपको मिलेंगे, क्योंकि ये प्राचीन तरीका था कुएं, जोहड़, पोखर, पानी को संभालने का। पानी की दिक्कतें आ रही है ना अब, उस समय नहीं थी। उस समय लोग पानी को प्रिजर्व करते थे, बचा कर रखते थे। ये आप 10th में पढ़ोगे किस तरह से वो बचा कर रखते थे। अब हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा साउथ इंडिया है, ये यहाँ पहाड़ी इलाका है। जो ये प्लेन है बीच में, इसे हम साउथ प्लेन कहते हैं। ओके, सॉरी। दिस पेनिनसुलर plateau is flanked by stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea, the west and Bay of Bengal in the east. ये इलाका, जो ये चीज़ें हैं, इसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। ओके, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो एक सैंडविच के समान है। वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न घाट है वो अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी है, इधर जो है बे ऑफ बंगाल है। जो ये कोस्टल प्लेन है वो एक सैंडविच की तरह, जैसे सैंडविच में कुछ दो परतें रख के हम उसके बीच में कुछ लेयर बनाते हैं खाने के लिए, इसी तरह जो है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट इज ए नैरो प्लेन, इसके बीच में एक नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। द नॉर्थेस्ट पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई, गोवा। ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ओके, तो ये जो इलाका है ये नॉर्थेस्ट प्लेन है, इसे हम कोंकण गोवा, कोंकण कोस्ट कहते हैं, मुंबई से लेकर गोवा तक। उसके बाद सेंट्रल जो स्ट्रेच है उसे कन्नाड प्लेन कहते हैं। ये जो है कन्नाड प्लेन है, कन्नड़ प्लेन भी कहते हैं इसे। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू मालाबार कोस्ट, और ये जो तीसरा है इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये क्या है, कोंकण कोस्ट, ये कन्नड़ कोस्ट और ये मालाबार कोस्ट। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल, अब बे ऑफ बंगाल यहाँ है, आपको पता है। उसमें जो प्लेन फैला हुआ है आर वाइड एंड लेवल। इट इज द नॉर्दर्न पार्ट, इट इज रेफर टू द नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, सरकार, या ये जो है नॉर्दर्न सरकार है, उत्तरी सरकार, हिंदी में तो इसे सरकार ही बोलते हैं। साउथेस्ट पार्ट है कोरोमंडल कोस्ट, और ये जो पूरा है ये कोरोमंडल कोस्ट है। जो लार्ज रिवर है इसकी ये महानदी है, और उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये नदियां बहती हैं। कृष्णा नदी को तो आप जो विजयनगर एम्पायर है उसमें भी पढ़ चुके हुए 7वीं क्लास में। द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड कावेरी हैड फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब समुद्र से मिलने से पहले जब नदी जो है कई भागों में बिखर जाती है उसे डेल्टा कहते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, लेक्स हैं यहाँ। जैसे समुद्र का पानी आया कोस्ट में और छोड़कर वापस चला गया, तो यहाँ एक झील बन गई। अब मुझे ये बताओ, ये झील मीठे पानी की होगी कि खारे पानी की? ऑब्वियसली खारे पानी की होंगी। तो चिल्का लेक जो है उड़ीसा में सबसे बड़ी लेक है इंडिया में खारे पानी की, जो ईस्टर्न कोस्ट पे है। ओके, चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। इज द लार्जेस्ट साल्ट रिवर इन इंडिया।
भारत की सबसे नमकीन और सबसे, मुझे ये बताओ, फ्रेश ताजे पानी की झील कहाँ है? श्रीनगर में डल लेक। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द सच ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा, इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में भी आता है। अगर हम एक्यूरेट जाए ना, एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि किन राज्यों के इन ये लगती है सीमा, ज़्यादातर इसका मोस्टली हिस्सा उड़ीसा में आता है, बट कुछ इसका एरिया जो टच करता है वो आंध्रा के साथ भी करता है। महानदी डेल्टा पर बनी हुई है ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं इजलैंड। इजलैंड जैसे आपको दिख रहा है, इजलैंड मीन्स भूमि का वो टुकड़ा जो समंदर के बीच है, जिसके चारों ओर पानी होता है, उसे हम इजलैंड बोलते हैं। और हमारे देश के पास सब सारी चीज़ें हैं। अगर आप कभी इंडिया घूमोगे तो आपको डेजर्ट भी मिल जाएंगे, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, छोटे माउंटेन मिल जाएंगे, और सबसे दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन्स भी मिल जाएंगे। आपको बीच भी मिलेंगे, समुद्री किनारे भी मिलेंगे, और आपको इधर फिर माउंट ये मिलेंगे, ईजलैंड मिलेंगे। इस तरफ लक्षद्वीप समूह है अरेबियन सी के पास, और ये जो छोटे छोटे टापू हैं इधर आप मैप में तो इसी तरह देखते हो, वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में या हिंद महासागर में क्या है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और वेस्ट की तरफ जो है लक्षद्वीप समूह है अरेबियन सी में। उसके बारे में पढ़ते हम। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वास्ट मेनलैंड। इंडिया एक वास्ट जगह है। बिसाइड द कंट्री हैज़ टू ग्रुप ऑफ इजलैंड। यू कैन आइडेंटिफाई दीज इजलैंड ग्रुप्स। दो ग्रुप हैं, एक लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये इजलैंड का चित्र है। लोकेट द लक्षद्वीप इजलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। ये मालाबार कोस्ट है, ये हमने पढ़ा था मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट के ये ठीक लगता केरला है, और केरला के पास जो है लक्षद्वीप समूह है अरेबियन सी में। ओके, दिस ग्रुप ऑफ इजलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल इजलैंड। कोरल का मतलब होता है एक समुंदर का एक बैक्टीरिया टाइप होता है, जो जैसे दीमक होती है ना, दीमक बनाती है पहाड़ी जैसे अपने डूम बनाती है, इसी तरह से जो कोरल होता है वो भी अपने मुंह से या जैसे भी उससे कंपोज होता है, तो इस तरह से इजलैंड बनाए जाते हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप। पहले इनका नाम था 1973 से पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप। In 1973 these were named as लक्षद्वीप। 73 में इसे लक्षद्वीप कहा गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर। कारावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। अच्छा, इस ये 32 किलोमीटर है बस ओनली, और इसमें जो कारावती आइलैंड है वो इसकी राजधानी ही माना जाता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर है, मतलब यहाँ इसका गवर्नर, क्योंकि ये यूटी है ना, लक्षद्वीप एक यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है, और इसका जो प्रशासन है वो एडमिनिस्ट्रेटर संभालता है। उसके बाद लोकेट द लक्षद्वीप इजलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं। 3200 किलोमीटर का है। कारावती इसका एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर है। दिस इजलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखो यहाँ पर ऐसी जंगली प्रजातियां रहती हैं मनुष्यों की, जोराब जाति, जो आज भी वही 2000 साल पहले मानव गुफाओं में रहता था ना, वो इस तरह का जीवन जीते हैं आदिवासी। वहाँ इस तरह के लोग रहते हैं। उनके लिए स्पेशल भारत सरकार ने कानून बनाए हुए हैं कि आप उनके इलाके से ऐसे गुजर नहीं सकते। अगर वो आपकी हत्या भी कर देते हैं तो वो उनके माफ हैं, क्योंकि वो समाज की मेन धारा में है ही नहीं। उसके बाद फ्लोरा और फोना, क्योंकि समुद्री इलाका है तो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, जंगली जानवर रहते हैं। द पिट्टी इजलैंड विच इज द अनहैबिटेटेड हैज ए बर्ड सेंचुरी।
बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं, अभी यूएस आईएएस के पेपर हुए थे, यूपीएससी ने पेपर लिए थे, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से उठाए हुए थे। तो अगर आप लाइन टू लाइन बहुत अच्छी स्टडी करते हो तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ काम आएंगी। जैसे पिट्टी आइलैंड है, इसमें अनहैबिटेटेड है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एक बर्ड सेंचुरी है। मतलब बर्ड सेंचुरी का मतलब ये पक्षियों के रिजर्व के लिए रखी, मतलब इसको छोड़ा गया है। कोरल पोलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ें भी याद रखनी आपने। कोरल क्या होता है, ये एक पोलिप्स होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया टाइप होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मैंने जिनको आप सिर्फ स्कोप से देख सकते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के बगैर आपको ये दिखाई नहीं देंगे। दे फर्नेस इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। और ये कहाँ पैदा होते हैं, उथले पानी में, सैलो का मतलब कम पानी में, मड फ्री कीचड़ नहीं होना चाहिए, और वार्म गर्म पानी होना चाहिए, और ये सारी स्थितियाँ वहाँ पर मिलती हैं। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट उन पे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब वो बने होते हैं उनकी त्वचा पे। द कोरल स्क्रीनिंग एंड देयर स्केल्टन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ द रीफ। उसके बाद जब उनकी डेथ होती है, स्केल्टन में बनते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट से, तो वो कोरल के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब ढेर लग जाता है उनका, और एक रीफ बन जाती है। और इस तरह से बड़ा जो एक पहाड़ी टाइप टूम्ब है वो खड़ा हो जाता है। दे आर मेनली 3 काइंड, ये 3 प्रकार के, एक बैरियर रीफ, एक ट्रिंगिंग रीफ, और दूसरा है एटोल्स। ये इनके बनाए गई चीज़ों, जो टूम्ब्स वगैरह बनाते हैं ये पहाड़ी टाइप, उनकी शेप है, ठीक है, उनकी शेप है, जैसे अटोल है, ऐसे ऐसे करके अटोल बोलते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जाओगे ईस्ट में, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ आपको एक स्ट्रिप दिखाई देगी समुंदर में। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल के द्वारा निर्मित स्ट्रिप है, जिसे बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है, ये भी कोरल का एक उदाहरण है। इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। अटोल आर सर्कुलर हॉर्स शूज शेप कोरल रीफ। और जो अटोल है उसकी शेप घोड़े के खुर जैसी होती है, ऐसे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद कर लेना। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे नाउ यू सी द, ये लक्षद्वीप के बारे में। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, नाउ यू सी द इलोंगेट चेन ऑफ द island लोकेट इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान निकोबार island। अगर आप बे ऑफ बंगाल में जाओगे तो इस तरफ आपको क्या मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के island मिलेंगे। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्स। लक्षद्वीप से साइज में ये बड़े होते हैं, संख्या में भी ज़्यादा हैं और फैले हुए भी हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ island इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। मान लो ये यहाँ island है और एक ये लाइन हम खींच देते हैं, तो ये 2 टाइप के हो गए। द अंडमान इन नॉर्थ में जो अंडमान है, एंड द निकोबार इन साउथ। ये ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। ओके, इन द साउथ इट इज बिलीव्ड दैट दीज islands आर इन elevated portion of submarine mountains. These island group are of great strategy importance for the country। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे विदेशों से जैसे व्यापार चलते हैं, तो island एक ऐसी जगह है ना जहाँ से शिप वगैरह गुजरते हैं, जहाँ पर हम अपनी नेवल सेनाएं हैं, नौसेना, उनको रख सकते हैं।
These island group are great strategic importance of the country. There is great diversity of flora and fauna. यहाँ भी फ्लोरा एंड फोना जो वनस्पति है बहुत टाइप की पाई जाती हैं. These island lies close to equator and experience equatorial climate and has thick forest area. देखो हमारा देश यहाँ है, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है 0, हमारा देश यहाँ पर 8 पे ख़त्म हो जाता है. तो ये सारे आइलैंड जो हैं वो इक्वेटर पे हैं और इक्वेटर पे आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा होती है. तो सबसे घने वन हमारे यहाँ यही पाए जाते हैं. इंडिया ओनली एक्टिव वल्केनो और भारत का अकेला वल्केनो, वल्केनो होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भारत में एक ही जगह है. बाकी तो देखो ये जो स्ट्रिप है भारत की ये बनी है ज्वालामुखी से, बट ये ज्वालामुखी एक्सटेंट हो चुके हैं. एक्सटेंट का मतलब होता है अब इनके ज्वालामुखी फटने के कोई चांस नहीं है. सिर्फ एक ही ऐसा एक्टिव वल्केनो है. एक्टिव मैंने जो कभी भी सक्रिय हो सकता है, जहाँ से कभी भी धुआं सिंडर आग निकल सकते हैं, वो है बैरन आइलैंड पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में. A detailed account of different physiography unit highlight the unique feature of each region. It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. देखो हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है. एक चीज़ दूसरे को कैसे, ये कहता है कि एक क्षेत्र दूसरे के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है. मैं उदाहरण देती हूँ आपको. यहाँ हमारे यहाँ समुंदर है, ओके, यहाँ पर कोस्टल है, ओके, और यहाँ पर हिमालय फैला हुआ है, ओके. यहाँ गारो खासी की पहाड़ियाँ आती, यहाँ से मानसून पवनें उत्पन्न करने के लिए आपके पास समंदर है. इनको रोकने के लिए, इनसे टकराने के लिए आपके पास यहाँ पहाड़ी हैं. फिर ये पवनें आगे बढ़ती हैं बरसात के लिए, तो इन पहाड़ियों से टकराती हैं, इन पहाड़ियों से टकराकर ये उत्तर भारत में बारिश करती हैं. ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट. और दूसरी बात, जो हिमालय खड़ा है वो दक्षिण और उत्तर भारत को ठंड से बचाता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से बचाता है. तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी जो वैरायटी दिखाई देती है आपको. प्लेन्स हैं, पेनिनसुला है, प्लेट्यूज हैं, कोस्टल इलाके हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि देश हमारा रिच बने हर चीज़ से. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.